जय हिंद दोस्तों। आज मैं अमारो डाइजेस्ट फोरम्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूं। सच मानिए तो ये कोई कहानी नहीं है, यह सत्य घटनाओं पर आधारित एक ताना बाना है जो आपकी नजर से गुजरेगा तो उसमें से कुछ ऐसा उभर कर सामने आएगा कि जो हमारे देश का और हमारे आर्म फोर्सेस का काफी कुछ भला कर पाएगा। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद में जो पहली लड़ाई लड़ी थी 1947 से लेकर के 1949 तक, जो एक साल से ज्यादा चली थी। इतना ही नहीं, इस समय भी हिंदुस्तान चाइना के बॉर्डर पर जब सेनाओं को लेकर आमने सामने खड़ा है, उस घटना को घटे हुए भी और उस रूप के चलते हुए भी 3 वर्ष होने को आ रहे हैं। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में दुनिया तरह तरह की लड़ाइयों से गुजरी, कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी कुछ, कभी कुछ। और हर लड़ाई से थोड़े एक लेसन्स आए जिसको हर राष्ट्र ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करके, समझ करके अपनी सेना को संयोजित करने का प्रयास किया। लेकिन जो इस समय सबसे ताजा युद्ध है वो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि यह भी एक साल से ज्यादा चल रहा है, और खासकर ऐसे दो देशों के बीच में जिसमें एक महाशक्ति था और एक जो एक सामान्य सा राष्ट्र कहा जा सकता है। फिर भी युद्ध इतना लंबा चला। वस्तुतः अगर आप मानेंगे तो देखेंगे कि माउंटेनस टेरेन में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो पहली लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ में 47-48 में, और अब जो तनाव चाइना के साथ है, चूंकि हम तीनों राष्ट्र न्यूक्लियर हैं और अगर लड़ाई न्यूक्लियर वेपन्स के यूज के बिना होनी है तो ये कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स माउंटेनस और सेमी माउंटेनस टेरेन में बहुत देर तक चलने वाले हैं। तो रशिया यूक्रेन का युद्ध हमारे लिए क्या लेसन लेके आता है? मैंने उस युद्ध को तब से फॉलो किया है, बहुत से राइटर्स ने उसको ऊपर लिखा हुआ है, बहुत से लेसन्स की एनालिसिस की गई है। लेकिन कम से कम मुझे तो उसमें एक भी वाकया ऐसा याद नहीं आता जिसमें किसी स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस की बात कही हो, या किसी लीडर ने किसी ऑपरेशनल आर्ट के इस्तेमाल होने की बात कही हो, या कुछ एक ऐसे टैक्टिकल ब्रिलियंस के एग्जाम्पल्स हुए हों जो बाकी लोगों को लेसन्स डिराइव करने के लिए मदद देते हो। हाँ, अगर आपकी नजर में ऐसा इन तीनों में से कुछ हुआ हो तो हमें भी बताइएगा। तो हुआ क्या है? एक चीज हुई है जो अनयूजुअल है, और वह अनयूजुअल चीज क्या है? वह है लड़ाई की शुरुआत से लेकर के आज के दिन तक इक्विपमेंट्स के बारे में ही बात होती रहना। चाहे कीव की तरफ बढ़ रहे टैंकों का एक बहुत लंबा जमावड़ा हो, या रशिया और यूक्रेन के द्वारा उस युद्ध में ढेर सारे टैंक्स एंड गन्स का लॉस झेलना हो, चाहे कुछ एक मॉडर्न इक्विपमेंट्स ड्रोन्स का इस्तेमाल है, शोल्डर फायर्ड एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल है, एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल है, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का इस्तेमाल है, या इस तरह से इक्विपमेंट के इस्तेमाल की बात कही गई है। लेकिन जब से उसमें इक्विपमेंट में भी जो सबसे बड़ी बात नजर आई है वो है कि उसमें इक्विपमेंट का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इतना बड़ा लॉस कि आपने भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, कुछ समय पहले, 1.5-2 महीने पहले की खबर है आई थी, जितना भी सच हो लेकिन हमारे लिए गौर करने की बात है। वो ये है कि रशिया जो विश्व के ढेर सारे देशों को T-72, T-90 टैंक्स और सप्लाई करता है, पहले T-55 टैंक सप्लाई करता था, उसके भी टैंक्स की फ्लीट बहुत घट गई है, और उसके पास उसको पूरा करने के लिए
क्षमता भी नहीं है, और वह अब अपने ऑब्सोलीट हुए यार्ड में पड़े हुए T-55 टैंक्स को रिफर्बिश कर रहा है, ताकि थोड़ा कम ही सही लेकिन उसकी मारक क्षमता का इस्तेमाल युद्ध में हो सके। तो यह कहानी इसी मुद्दे को लेकर आपके सामने आई है, जहां हम डिफेंस फोर्सेस में अपने इक्विपमेंट के बची हुई क्षमता को, चाहे वेपन्स की मारक क्षमता हो या कोई और इक्विपमेंट हो, उसकी बची हुई क्षमता को इस्तेमाल कर सकें किसी किसी रूप में, उसके बारे में जिक्र करेंगे। वैसे तो हम लोग गांव से बड़े हुए हैं, और वहां पर उस जमाने में होता था कि कोई कपड़ा एक आता था, बड़े भाई से छोटे भाई में जाना, फिर उसका तकिया का गिलाफ बन जाना, बाद में घर का पोछा लगलाना, मतलब उस कपड़े का अंत तक यूज करना लगातार बना रहता था। हर एक घरों में उस दौर की बात हुआ करती थी। लेकिन शायद हर परिवार में वो एक तरह से अभावों का भी दौर था। हर परिवार तब की तुलना में अब समृद्ध हुआ है, डिफेंस फोर्सेस भी समृद्ध हुई हैं, देश भी समृद्ध हुआ है। इनफैक्ट देश की समृद्धि इस समय इतनी है कि हम विश्व की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के सामने आए हुए हैं। जाहिर है कि उस नाम को एग्जैक्टली फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन उस नाम से भी कुछ एक सीख ली जा सकती है, और इसके लिए मैं आपको अपनी लाइफ से दो सत्य घटनाओं का परिचय देना चाहूंगा। पहली घटना है, आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तान ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था, और यह युद्ध शायद विश्व इतिहास में एक नायाब युद्ध था, जिसमें 13 दिन की लड़ाई में 93,000 कैदियों ने समर्पण किया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। तो इस लड़ाई के अंत में वहां के जो सबसे बड़े अधिकारी थे, जनरल नियाजी, जिन्होंने सरेंडर पत्र पर सिग्नेचर्स किए थे, जिस स्टाफ कार में वो ट्रेवल करते थे, उस स्टाफ कार को ईस्टर्न कमांड कलकत्ता लाया गया, क्योंकि उस बांग्लादेश के ऑपरेशंस की मेन कार्रवाई ईस्टर्न कमांड देखा करता था। यह एक तरह से वॉर टाफी भी थी और अपने जीत की बुलंदियों की निशानी भी थी। इस गाड़ी को मैंने, जो तकरीबन 61 साल पुराने टाइम में कैप्चर की गई थी युद्ध के दौरान, और हो सकता है कि जब कैप्चर की गई उसके पहले उसका विंटेज 3-4 साल हो, तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 65 साल पुरानी स्टाफ कार है। और मजेदार बात यह है कि हमारे ईस्टर्न कमांड के मेंटेनर्स ने उस 65 साल की स्टाफ कार को फुल्ली ऑपरेशनल ऑन रोड कर दिया है। दूसरी घटना बताता हूं। कोरोना चारों तरफ फैला हुआ था, त्राही त्राही मची हुई थी, हर जगह एडिशनल हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत थी, अल्टरनेटिव एंड टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए जा रहे थे। जाहिर है ऐसे में डिफेंस फोर्सेस को भी एडिशनल बेड्स की जरूरत थी, जिसमें वो अपने पेशेंट्स का भी ध्यान रखें और अपने जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको भी मदद कर सकें। और जब ये मौका आया ईस्टर्न कमांड में, तो वहां में मेंटेनर्स और ऑर्डिनेंस की मदद से जो पुराने डिस्कार्डेड हॉस्पिटल बेड्स पड़े हुए थे, उन सब को रिकॉर्ड टाइम में इन दोनों ने मिलकर सर्विसेबल कर दिया, जो यूज में आना शुरू हो गया। मैं ये नहीं कहता कि जो इक्विपमेंट ऑफ रोड है, चाहे उसको सर्विसेबल रखने की जो भी कीमत हो, उसको ऑन रोड रखा जाए, लेकिन हाँ, ये जरूरत अवश्य है कि अब हमारी कैपेबिलिटी मेंटेन करने की भी बढ़ रही है, बशर्ते हम अपने मेंटेनेंस को अप्रोप्रिएटली सामान दें और नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। तो हम अपने ऑब्सोलीट इक्विपमेंट से भी काफी कुछ बदल करके अपने देश के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह हमारे लिए ज्यादा क्रिटिकल इसलिए हो जाता है कि आज की तारीख में भी हमारी आर्मी का 80% से ज्यादा इक्विपमेंट एक्स इंपोर्ट है, जिसमें से तकरीबन 60% रशिया का है, बाकी बैलेंस देशों से लाए गए हैं। एंड पूरे डिफेंस हिरार्की की चिंता भी है कि हम अपने हथियारों को इंडिजिनस बना सके, और उसके लिए ढेर सारी कोशिश की जा रही है, सफलताएं भी मिल रही हैं, और उम्मीद है आगे आने वाले समय में
हम इसको इंडिजनाइज कर पाएंगे। अगर हमारी इक्विपमेंट इन्वेंट्री पूरी तरह इंडिजनाइज हो जाती है तो हमारे लिए ये चैलेंज थोड़ा सा घट जाएगा। लेकिन इस तरह के जो इंडिविजुअल दो उदाहरण मैंने दिए, ये दो ही नहीं है, हजारों ऐसे केसेस आपकी लाइफ में भी आए होंगे, हम सबकी लाइफ में आए हैं, यूनिट्स में, फॉर्मेशंस में, वर्कशॉप में, एक्सरसाइजेज में, जहां इस तरह के इनोवेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज से ऑफ रोड इक्विपमेंट को ऑन रोड लिया किया होगा, या चल रहे इक्विपमेंट को जहां पे कन्वेंशनल स्पेयर पार्ट्स नहीं रहे हैं उसको ठीक किया होगा। जरूरत है मेरे ख्याल से एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म की, जिससे हम अपने इन इक्विपमेंट्स की भी कैपेबिलिटी को अपने देश के भले के लिए किसी न किसी रूप में यूज कर पाए, खासकर उन इक्विपमेंट्स को जो इंपोर्ट ओरिजिन के हैं। जाहिर है इन इंपोर्ट ओरिजिन के इक्विपमेंट की असेंबली लाइन शायद वहां बंद हो गई हो, अम्युनिशन भी शॉर्ट सप्लाई में हो, या तरह तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए हमारे जो जोश और होश वाले मेंटेनर्स हैं और जो डिफेंस फोर्सेस का जज्बा है, वो ऐसा कुछ नहीं है जिसको सरमाउंट न कर सके। कल्पना कीजिए कि जो पाकिस्तान का टैंक हमने कैप्चर किया हुआ है उसको हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि वह पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर ही फायर कर सके। मजेदार बात नहीं होगी? अगर हम उसको इस्तेमाल करने के लिए जरूरी नहीं कि एक नई लड़ाई लड़ना शुरू करें, लेकिन मान लिया लाइन ऑफ कंट्रोल में भी उसको लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर हम पाकिस्तान के ऊपर जरूरत पड़ने पर उसको रिस्पॉन्स करने के लिए अगर अम्युनिशन हमने फायर करना, अगर उसी के हथियार से फायर करें तो क्या ये मजेदार बात नहीं होगी? वैसे भी हम लोगों की इस पढ़ाई सिखलाई में होता है कि अगर दुश्मन का आर्म्स एंड अम्युनिशन कैप्चर होता है तो कैसे उसको यूज करके हम दुश्मन के ऊपर प्रहार कर सकते हैं। लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म होने की, अपने इक्विपमेंट को यूज एज वेल एज उसको मेंटेन करके उस पर ट्रेन होने के साथ साथ एटलीस्ट दुश्मन के उन इक्विपमेंट्स पर भी ध्यान रखने की जरूरत है जो ज्यादा तादाद में है और जो हम कैप्चर करने के बाद उसको उसी के लिए प्रहार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए एक नई सोच की जरूरत है, और खासकर जब इक्विपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा बन रहा है और मिशन रिलायबिलिटी ही जीत की एक मात्र आधार बनने जा रही है, तो अगर हम अपने मेंटेनर्स को और मेंटेनिंग वर्कशॉप को सशक्त नहीं करेंगे तो शायद यह काम उतना आसान नहीं होगा। इस जज्बे को ग्राउंड पर बदलने के लिए एक नई सोच की जरूरत है। इस उम्मीद से कि मेरा संदेश आपके पास पहुंच गया होगा, उस भाव से जैसे मैंने आपसे कहना चाहा है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं मेजर जनरल डॉक्टर अशोक कुमार एमआरओ डाइजेस्ट फोरम से आपसे फिर मिलने के लिए दोबारा आऊंगा, नए विषयों को लेकर के और नए मुद्दों को लेकर के। और अगर आप सब भी इस कोशिश में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपका स्वागत करेंगे। जय हिंद।